और बड़ी खबर ये कि लखनऊ में ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट हो चुका है। यूपी में मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड डे का अलर्ट हुआ है। प्रदेश में शीतलहर और घना कोहरा छाया रहने वाला है। अगले 48 घंटे के लिए ये अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में शीतलहर और घना कोहरा छाया रहेगा। यूपी में कोल्ड अलर्ट जारी हुआ है। यूपी में मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाला समय और ज्यादा कड़कड़ाती हुई ठंड जो है उसकी मार लोगों को झेलनी होगी। और इस बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है, जहां पर आज वाराणसी में ही ठहरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खराब मौसम होने की वजह से नहीं हुई वापसी। काशी के दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो खराब मौसम होने की वजह से आज वाराणसी में ही वो रहेंगे। बता दें वाराणसी के दौरा उनका आज था और तमाम तस्वीरें वाराणसी के दौरे से हमने आपको दिखाई भी। आज वहीं रहेंगे क्योंकि मौसम बेहतर नहीं था और इसीलिए यहाँ पर रुकेंगे। जयपाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल, क्या जानकारी? अब आज वहीं रुकने का कार्यक्रम है, कहाँ रुकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और कल वापसी कब? जी देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करके सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा बैठक जैसे ही खत्म हुई उसके बाद उनका जो कार्यक्रम था वो लखनऊ जाने का था। हालांकि एयरपोर्ट गए भी और वहां पर जाकर पता चला कि विजिबिलिटी बेहद कम है। ऐसे में कोहरे का जो घना कोहरा है वो छाया हुआ है। इसी कोहरे को देखते हुए वो उड़ान रद्द करनी पड़ी है। उसके बाद मुख्यमंत्री को वापस लाया गया है और अब सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री हैं और ये कहा जा रहा है कि सुबह 8 से 10 के बीच के जब भी मौसम सामान्य रहेगा तब जो है एयरपोर्ट पर से उनकी जो फ्लाइट है वो उड़ान भरेगी और तब जाकर वो लखनऊ पहुंचेंगे। हालांकि मौसम जो है बनारस में वो काफी ज्यादा खराब है। ठंड ज्यादा बढ़ चुकी है। कोहरे जो के चादर जो है काफी छाए हुए हैं। इसी के चलते इनका जो उड़ान है वो रद्द करना पड़ा है। ठीक, शुक्रिया बहुत तमाम जानकारी देने के लिए। सीएम योगी की एक खासियत रही है कि वो लगातार जमीनी पड़ताल के लिए निकलते हैं और यही कारण है कि वो एक एक चीज अधिकारियों से बारीकी से समझते हैं। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करेंगे और सर्किट हाउस जाकर समीक्षा बैठक भी होगी, जहां से ये तय किया जाएगा कि बनारस में जो विकास कार्य चल रहे हैं, जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो समय पर हो, इसकी भी जो है वो पुख्ता जानकारी ली जाएगी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र और यूपी की धार्मिक नगरी काशी में टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सीएम योगी वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने टेंट सिटी की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों से इसकी तैयारियों को लेकर भी पूरी जानकारी ली। इससे पहले सीएम योगी बीएचयू पहुंचे और उन्नत खेती और कृषि विकास पर आधारित 3 दिनों के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में लगातार ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। किसानों को केमिकल और फर्टिलाइजर से बचने की जरूरत है। आपको बता दें कि गंगा पार बस रही टेंट सिटी में पर्यटकों की सुख सुविधाओं का खासा ध्यान रखकर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। पर्यटक यहाँ अध्यात्म से जुड़ने के साथ ही मनोरंजन के सभी साधनों का लाभ ले पाएंगे। टेंट सिटी में क्लब हाउस, स्पा और मेडिटेशन सेंटर का भी इंतजाम होगा, जहां पर आने वाले लोग आराम से रह सकेंगे। वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ के दरबार में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने महादेव को पंचामृत स्नान कराया और आशीर्वाद लिया। इसके बाद सीएम योगी ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और फिर रैन बसेरों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। ये जो थीम है बनारस में टेंट सिटी का, वो जो किस तरह से यहाँ पर लोगों को लाया जाना है, कैसे उनको रखना है, क्या क्या उनमें सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, और ये पूरी जो सुविधा है वो 5 स्टार होटल जैसी है। और यही कारण है कि ये जो टेंट सिटी है इसे बनारस के तंबुओं वाला शहर भी कहा जा रहा है। जोशीमठ के मकानों में दरार को लेकर धामी सरकार एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बातचीत की और हर संभव मदद की पेशकश की। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय में एक हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें जोशीमठ को लेकर एक पूरी रिपोर्ट पर बातचीत की गई और यह बात हुई कि कैसे जोशीमठ को बचाना है। चीन बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर स्थित जोशीमठ में आई दरारों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है।
ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बीते 24 घंटों में ही दरारें आई हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर मोदी सरकार भी अलर्ट है। जोशीमठ को लेकर पीएमओ ने हाई लेवल बैठक की, जिसमें प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अधिकारी शामिल हुए। जोशीमठ के मकानों में आ रही दरार को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने सीएम धामी से जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। जोशीमठ में भूस्खलन को किस तरह रोका जा सकता है, पीएम ने इस पर विचार मंथन करने के निर्देश दिए हैं, जिससे जोशीमठ के लोगों का दर्द कम हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए, और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप डिटेल उसका आकलन कर लीजिए, उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। जोशीमठ में हर रोज स्थिति बदल रही है। दरारें अपना दायरा तेजी के साथ बढ़ा रही हैं। जोशीमठ के 600 से ज्यादा घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं ने आप बीती बताई है। महिलाओं का कहना है कि प्रशासन के दावों और तहकीकात में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार से मदद मिली? कुछ नहीं मिली। क्या कारण है, क्यों दरारें आ रही हैं? पता नहीं, एनटीपीसी बता रहे लोग। आप कुछ बताना चाहेंगे? बस क्या वजह है? बस वही है कि ये टनल का काम रोक दिया जाए। हाँ, बस सरकार तो कह रही है कि उन्होंने रोक दिया टनल का काम। नहीं रोका, वो तो आवाजें आ ही रही अभी भी। मुख्यमंत्री कल बयान देकर गए हैं कि सारे निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। नहीं रोका अभी, पता नहीं, तब रोका होगा तो अच्छी बात है। हाँ, नहीं, आप लोगों को क्या पता चल रहा है? स्थानीय लोग क्या बता रहे हैं? वो तो बता रहे हैं कि अभी नहीं रुका। हजारों लोगों के घरों पर संकट है। सैकड़ों घर ढहने के कगार पर हैं और पूरा का पूरा जोशीमठ तबाही के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विकास की अंधी दौड़ की वजह से देवभूमि के प्रवेश द्वार का ये हाल हुआ है, या फिर प्रकृति किसी बड़े खतरे का अलर्ट जारी कर रही है। जोशीमठ में भले ही यह संकट बहुत बड़ा हो, लेकिन इस संकट की घड़ी में धामी सरकार लोगों के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। धामी सरकार ने यहां पर दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्लान तैयार किए हैं ताकि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके और उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ, उत्तराखंड। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया के हेड मनीष जगन अग्रवाल को बीजेपी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ लिया। एफआईआर करने के बाद मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई तो अखिलेश यादव भी बौखला उठे। अखिलेश यादव सीधे डीजीपी मुख्यालय यानी सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए, जिसके बाद काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। बाद में अखिलेश यादव को वहां से जाना पड़ा और वो जेल गए और मनीष जगन अग्रवाल से मुलाकात की। इसी बीच अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से राजेंद्र चौधरी की तहरीर पर ऋचा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया, जिन्होंने डिम्पल यादव के खिलाफ टिप्पणी की थी। यानी ट्विटर वार अब सड़क पर उतर आया है, एक दूसरे के ऊपर एफआईआर शुरू कर दी गई। हालांकि बीजेपी हमलावर है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की अगर टिप्पणी कोई भी करेगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। समाजवादी पार्टी का ट्विटर अकाउंट संभालने वाले मनीष जगन अग्रवाल को ट्विटर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना भारी पड़ गया। आज उन्हें लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अब समाजवादी पार्टी भड़क गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से मनीष की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट करते हुए गिरफ्तारी की निंदा की गई है और मनीष अग्रवाल को तुरंत रिहा करने की मांग हुई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार करना निंदनीय और शर्मनाक है। पुलिस सपा कार्यकर्ता को तुरंत रिहा करे। अखिलेश यादव खुद मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उनकी पुलिस अधिकारियों के साथ नोकझोंक भी हुई। पुलिस मुख्यालय से निकलने के बाद अखिलेश यादव अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे और पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। गिरफ्तार किए गए जगन अग्रवाल को भी जल्द छोड़ने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया।
मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अखिलेश यादव के पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर बीजेपी ने निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव और उनकी पार्टियों पर अपराधियों के संरक्षण का आरोप लगाया। आज जब ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई है और श्री अखिलेश यादव जी का उसके विरोध में पुलिस मुख्यालय पहुंचना, मैं यह समझता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है वह गंदी सोच और गंदी भाषा और गंदे लोगों का साथ रख करके जिस रास्ते पे चलने का उन्होंने बनाया है वह समाजवादी पार्टी के समाप्त होने का रास्ता है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडलर मनीष जगन अग्रवाल ने कई अमर्यादित ट्वीट किए थे। ट्वीट की भाषा ऐसी थी कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। इन्हीं ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। राजेंद्र चौधरी की तहरीर के बाद ऋचा के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया, जिसमें डिंपल यादव के ऊपर टिप्पणी करने का आरोप है। लेकिन अब ट्विटर पर एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों का दौर शुरू हो गया। सोशल मीडिया समाजवादी पार्टी सेल लगातार एक के बाद एक इस तरह की टिप्पणियां कर रही है, जिसके बाद मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस ट्विटर वार को लेकर आमने सामने हो गई है। रामबाला के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। मेरठ में रॉटविलर डॉग का आतंक एक बार फिर देखने को मिला, जहां रॉटविलर डॉग ने पंजाबी सिंगर रोहित साहू को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पूरा मामला मेरठ के थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के ग्रीन सिटी कॉलोनी का है, जहां रोहित साहू अपने घर के बाहर देर रात टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जो रॉटविलर है वो स्ट्रीट डॉग्स पर हमला कर रहा है, उन्हें तंग कर रहा है। जिसके बाद जब पंजाबी सिंगर रोहित साहू ने स्ट्रीट डॉग्स को रॉटविलर से बचाना चाहो तो रॉटविलर ने उन पर भी गंभीर रूप से हमला कर दिया। मेरठ में रॉटविलर डॉग ने पंजाबी एक्टर रोहित के हाथ पैर में काट लिया, जिसके बाद वो घायल हो गए। एक्टर के चेहरे, हाथ, पैर पर काफी चोटें भी आई हैं। घटना कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के गायत्री ड्रीम्स कॉलोनी की है। ड्रीम्स कॉलोनी में रालोद नेता सुनील रोहटा के भाई अनिल रोहटा रहते हैं। अनिल बिल्डर है और साथ ही माउंट लेटरा जी स्कूल के संचालक भी हैं। अनिल का बेटा रोहित शनिवार रात कॉलोनी के बाहर अपने डॉगी डॉली को घुमाने निकले थे। तभी वहां घूम रहे रॉटविलर डॉग ने डॉली पर हमला कर दिया। डॉली को बचाने के लिए जैसे ही अभिनेता ने हाथ बढ़ाया, रॉटविलर ने हाथ नोच लिया। रोहित हरियाणवी पंजाबी एल्बम में अभिनय करते हैं और गाते भी हैं। मासूम शर्मा के साथ उनके 7 से 8 एल्बम भी आ चुके हैं। वो कभी हरियाणा तो कभी पंजाब में रहते हैं। इन दिनों घर पर आए हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार को जब वो घर से बाहर गए थे तो कॉलोनी के गेट के बाहर एक रॉटविलर घूम रहा था। उसके गले में कोई पट्टा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपना डॉग आवारा छोड़ दिया है। भैया कंप्लेंट तो हम जब करते कि हमें ये पता था वो किसका कुत्ता, उसके गले में कोई पट्टा होता, कोई उसकी आइडेंटिटी होती। रॉटविलर तो सब सेम होते हैं, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। पर ये था कि वो कम से कम मेरे रिस्ट से ऊपर आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था वो मेरे, और वो इतना बड़ा था साइज में, ऐसे तो वो ऐसे फैला हुआ था। इस पूरे मामले में जो पंजाबी सिंगर रोहित साहू हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल जो वो लगातार नगर निगम पर भी आरोप लगा रहा है कि नगर निगम को आवारा पशुओं को, कुत्ते को पकड़ने के लिए अभियान भी चलाना चाहिए। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं पारस गोयल, मेरठ। कानपुर देहात जिले में भोगनीपुर तहसील के मलासा ब्लॉक के बरोर गांव की लक्ष्मी 2 साल पहले गिर चुके घर को लेकर परेशान थी। नए घर को पाने की आस में सीडीओ ऑफिस पहुंची तो बेहद मायूस थी। सीडीओ सौम्या पांडे से गुहार लगाई कि उसे पीएम या फिर सीएम आवास योजना के तहत नया घर दिला दे। ग्राम प्रधान और बीडीओ 2 साल से उसकी फरियाद नहीं सुन रहे हैं। कृपया आप ही सुन लें। सामने घर देख रहे हैं, टूटा पड़ा, फिर भी कहते नहीं तुम्हारी सूची में नाम नहीं। हमारी कॉलोनी नहीं है, कच्चा घर है, घर गिरा पड़ा है पूरा। और प्रधान नहीं सुन रहा, ना वीडियो साहब सुन रहे हैं, कोई घर की सुनवाई नहीं होता। प्रधान के पास जाओ तो प्रधान वीडियो साहब से कहता, वीडियो साहब से कहता प्रधान के, और 2 साल से हो गया घर कच्चा गिरा पड़ा है। लक्ष्मी को उस वक्त यकीन नहीं हुआ जब सीडीओ सौम्या पांडे ने तुरंत उसी के सामने मलासा की वीडियो को फोन कर दिया और आवाज नहीं देने पर फटकार लगा दी। सीडीओ ने तुरंत जांच कर आवाज देने का फरमान सुना दिया। मैं पढ़ पा रही हूँ, जिसने पहली लाइन में लिखी है कि मैं बरसात में घर गिर गया है,
इसकी क्या प्रक्रिया होती है? तुम बताओ कैसे होता है अगर किसी का बरसात में? यही होता है ना, लेखपाल जाता है, गृह अनुदान दिलाता है, फिर मुख्यमंत्री आवास में तुम लोग नाम डालते हो, फिर यहाँ से सैंक्शन होता है और आवास जाता है। तो इतना 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 रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग ब्लॉक पे काम नहीं कर पा रहे हो, ये महिला यहाँ पे आ रही है। सीडीओ सौम्या पांडे ने आवास का आदेश देने के बाद ठंड से ठिठुर रही लक्ष्मी को कंबल भी दिया और उसके बच्चे को प्यार किया, साथ ही अपना मोबाइल नंबर भी दिया। जी मैडम जितने संतोष, मगर वीडियो साहब हमारे बरौर गए थे मगर कोई सुनवाई नहीं की उनने। सामने देख रहे हैं मगर फिर भी नहीं उनने देखा हमारा। हाँ, अब लगता है काम होगा, नहीं होगा तो फिर मैडम जी के पास आएंगे। लक्ष्मी अब बेहद खुश है और हो भी क्यों ना, अब नए आशियाने का सपना जो पूरा होने वाला है। ताजनगरी आगरा में यूपी का पहला एसओजी ऑफिस बनाया गया है। पुलिस लाइन में बने इस ऑफिस के जरिए एसओजी अब अपने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया करेगी। उत्तर प्रदेश में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं और आज यूपी के पहले एसओजी कार्यालय का भी उद्घाटन हो गया। आगरा कमिश्नरेट में यूपी का पहला एसओजी कार्यालय बना है। आगरा कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने दफ्तर का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई आला अधिकारी मौजूद रहे। एसओजी का ऑफिस यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जिसको हमारे अलग अलग जोन की टीम्स भी इसको इस्तेमाल में लाएंगी और मुझे पूरा विश्वास है इससे सभी टीमों के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर रहेगा। सभी टीम्स अपनी अपनी इनपुट एक दूसरे से शेयर करके एक अच्छी अचीवमेंट करेंगे और क्राइम के खिलाफ, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके खिलाफ इफेक्टिवली काम कर पाएंगे और साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा ऑफिस है जहां एसटीएफ कार्यालय की तरह सभी तरह की सुविधाएं क्रिएट की गई हैं। ये कार्यालय पुलिस लाइन के अंदर बना है। यहाँ तकनीक से जुड़ी कई तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है। कार्यालय के खुलने से क्राइम के खिलाफ पुलिस को मजबूती से काम करने का मौका मिलेगा। इस एसओजी कार्यालय में साइबर सेल और सर्विलांस की टीमें भी काम कर सकती हैं। एक तरह से कई ब्रांचेस ज्वाइंट रहकर इस कार्यालय का इस्तेमाल कर सकती हैं। दरअसल आगरा के अंदर अभी तक एसओजी का कोई भी कार्यालय नहीं था और जिसकी वजह से उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन नए कमिश्नरेट बनने के बाद आगरा कमिश्नर ने पुलिस लाइन के अंदर एसओजी कार्यालय बनाया है और उसके बाद से ये तय किया गया है कि इसी कार्यालय से सारे जितने बड़े अपराध होंगे एसओजी की टीम उस पर काम करेगी और इसी कार्यालय से वो संचालित भी होंगे। जाहिर सी बात है, एक केंद्रित ये कार्यालय बन जाने से पुलिसिंग में काफ़ी फर्क भी पड़ेगा। आगरा से मनीष गुप्ता, जी मीडिया के लिए। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का 89 साल की उम्र में आज निधन हो गया। प्रयागराज स्थित आवास पर सुबह करीब 5 बजे केसरीनाथ त्रिपाठी ने अंतिम सांस ली। पिछले काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे। उनका फ्रैक्चर भी पिछले दिनों पांव में हुआ था, हालांकि हॉस्पिटलाइज कराया गया जिसके बाद वो रिकवर भी हुए थे। लेकिन आज सुबह उनका जब निधन हुआ, इस बात की जानकारी सियासी हलकों में हुई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। सभी तरफ से श्रद्धांजलि का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी पंचतत्व में विलीन हो गए। प्रयागराज के दारागंज घाट पर बेटे नीरज त्रिपाठी ने उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और समर्थक भी घाट पर मौजूद रहे। सुबह करीब 5 बजे प्रयागराज स्थित आवास पर 89 साल की उम्र में केशरीनाथ त्रिपाठी ने अंतिम सांस ली थी। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ सूबे के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और स्वतंत्र देव सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने केशरीनाथ त्रिपाठी के परिजनों को ढांढस बंधाया। सीएम योगी करीब 20 मिनट तक परिजनों के बीच रुके। सीएम योगी ने उनके निधन को पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। सीएम योगी ने केशरीनाथ त्रिपाठी को सरलता, विनम्रता, सहजता और विद्वता की मिसाल बताया। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने भौतिक देह को छोड़ करके परम धाम की यात्रा पर प्रस्थान किए हैं। इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सहजता, सरलता,
विद्वता और समन्वय का आवाज नहीं तब भी आईडी के लिए उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, उसे काम तो हुआ है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी केशीनाथ त्रिपाठी के आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सतीश महाना ने कहा कि त्रिपाठी जी का व्यक्तित्व विराट था, उनके साथ लंबे समय तक काम करने का गौरव मिला जो अनमोल है। मेरा एक बहुत बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप था। मैं उनके साथ 20 देश घूमा हूँ। मैंने और वानी केशीनाथ त्रिपाठी जी ने 20 देश एक साथ घूमे। जब भी विदेश जाते थे तो मैं उनके साथ जाता था, सीपीए के डेलीगेशंस में भी और व्यक्तिगत यात्रा में भी जब जाते थे तो मेरा उनका इतना स्नेह था कि मुझे साथ लेके जाया करता था। तो उस नाते से इस बात की कल्पना की जा सकती कि कितना बड़ा हमारा उनका रिलेशनशिप था। और विधानसभा अध्यक्ष के नाते से उन्होंने उस कुर्सी को सुशोभित किया था। जिस समय ये विधानसभा अध्यक्ष के नाते से मेरा नाम आया तो सबसे पहले मुझे उन्होंने टेलीफोन करके बोला कि महाराज जी आप विधानसभा अध्यक्ष जरूर बन जाइएगा, क्योंकि ये पद में बहुत कुछ काम करने के लिए है। तो उनके स्नेह के कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण आज जिस पद के ऊपर मैं बैठा हूँ, मुझे बहुत कुछ काम करने को सीखा है मैंने उनसे और अभी भी सीखता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत तमाम मंत्रियों ने भी पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन सिर्फ उनके परिवार का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी दुखद क्षण है। उनका जाना भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान है। लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, काफ़ी समय तक उन्होंने कार्य किए। ऐसे में उनका जाना कहीं न कहीं से पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केशरीनाथ त्रिपाठी और प्रयागराज दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसे में उनका निधन कहीं न कहीं से प्रयागराज के लिए एक बड़ी क्षति है, बड़ा नुकसान है। देर शाम करीब 4:30 बजे उनके शव को अंतिम यात्रा के तौर पर दारागंज शमशान घाट ले जाया गया, जहां पर उनके बेटे नीरज त्रिपाठी ने मुखाग्नि दे। इस दरमियान पूरा जो शमशान घाट है वो इस नारे से गूंजा, जब तक सूरज चांद रहेगा केशरीनाथ त्रिपाठी का नाम रहेगा। इन जयकारों के साथ उनके शुभचिंतकों, समर्थकों ने उन्होंने एक तरीके से अंतिम विदाई दी। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। और अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट 30 खबरें। प्रस्तुतकर्ता राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा। अब आएगा खाने में असली मजा, ट्राई कीजिए। आज वाराणसी में ही ठहरेंगे सीएम योगी। खराब मौसम होने की वजह से लखनऊ नहीं लौटे सीएम। ठंड को लेकर यूपी में अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड डे का अलर्ट। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी ने सर्किट हाउस में की बैठक, अधिकारी संघ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी ने किया रैन बसेरे का निरीक्षण, रैन बसेरे में सीएम योगी ने बांटे कंबल। काशी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का काशी विश्वनाथ धाम में मुख्यमंत्री ने लगाई हाजिरी, बाबा दरबार में की पूजा अर्चना। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने टेंट सिटी का किया निरीक्षण, पर की तैयारियां, अधिकारियों ने सीएम योगी को दिया प्रेजेंटेशन। पीएचयू में सुफलाम कार्यक्रम में सीएम योगी ने की शिरकत। सीएम योगी ने कहा यूपी ने प्राकृतिक केंद्र कृषि की स्थापना की, प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा बढ़ावा। गंगा विलास क्रूज से गाजीपुर पहुंचे विदेशी सैलानी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे का किया दीदार। कानपुर में हार्ट अटैक से मौतों का सिलसिला जारी, हार्ट अटैक से 16 लोगों की हुई मौत, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई 5 की मौत। बीजेपी नेता ओपी बिष्ट को लश्कर खालसा की धमकी, परिवार सहित मिली जान से मारने की धमकी, बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने की कही बात। सीतापुर में पेट्रोमैक्स सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, 4 लोगों ने गंवाई जान, दंपति समेत 2 बच्चों की हुई मौत। सीतापुर में पुलिस के अपराधियों पर नकेल, 3 जुआरियों की संपत्ति कुर्क, 1 करोड़ 50 लाख की संपत्ति कुर्क। अयोध्या में गैंगस्टर की संपत्ति की गई कुर्क, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और गैंगस्टर अपराधी पर शिकंजा, जेल में बंद अवतांश तिवारी और सिक्कू की 4 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज। जालौन में शराब माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ 80 लाख रुपए की वह संपत्ति की कुर्क। लखनऊ में कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, गैराज में खड़ी गाड़ियां जलकर हुई राख, दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गुंडम्बा थाना इलाके के कुर्सी रोड का मामला। कासगंज में कोहरे की कहर, पेड़ से टकराई स्विफ्ट कार, 4 लोगों की मौत, 2 लोग घायल।
प्रस्तुतकर्ता राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा। अब आएगा खाने में असली मजा, ट्राई कीजिए। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने 5E का मंत्र दिया है, यानी एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और इन्वायरमेंट। ये वो 5 तरीके हैं जिससे सड़कों पर होने वाले हादसों को रोका जा सकता है। लेकिन लोग सब जानते हुए भी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आते। लखनऊ में सड़क सुरक्षा की पड़ताल के दौरान हमने यही पाया। लोग बिना सीट बेल्ट, बिना हेलमेट और ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर आते जाते दिखाई दिए। सिग्नल कहाँ तोड़ा? सिग्नल तो अब हो रहा है सर, सिग्नल अब हो रहा है तब तो बढ़ेंगे, सिग्नल हुआ तभी बढ़ेंगे। नहीं निकल रहे थे तभी तो रोक दिए थे, तभी तो रोक दिए सर। हमारे पास कैमरे, ये नियम वहाँ तक है। अच्छा चलिए कोई नहीं सर, है ना, ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है। लखनऊ में हमने सिर्फ लोगों से बात ही नहीं की, उन पुलिसकर्मियों से भी बातचीत की जिनके कंधे पर ट्रैफिक व्यवस्था का जिम्मा है। रोड सेफ्टी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी और इस